नमस्कार। थोड़ा डिले हुआ उसके लिए माफी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स 2024 की FAQs का वीडियो अब हाजिर है। तो आज मैं कुछ आपके कॉमन क्वेरीज जो हर वीडियो के नीचे अवेलेबल थी, बहुत सारे पूछी जा रही थी, उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेरीज जो हम केटर नहीं कर पा रहे हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूं कि किस तरह के सवाल नहीं मिलेंगे, ताकि अगर आप उसका जवाब ढूंढ रहे हो तो आपका मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हर किसी का समय कीमती है। मैं आपको रीजन भी दूंगा कि वो सवाल हमने क्यों नहीं लिए। कुछ सवाल ऐसे आए कि मेरी एज 30 साल है, मेरे पास महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के हैं, मुझे फंड बता दो। ये बताना स्पेसिफिकली किसी को, उस इंसान से कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर्सनली ऐसी पर्सनल एडवाइस देना, ये सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कर सकता है। जो हम हैं, फिनोलॉजी है, लेकिन एडवाइस देने के पहले हमें KYC करना होता है, उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी होती है और बहुत सारे लीगल प्रोसेस है, एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर चाहिए होता है। तो इस तरह की पर्सनलाइज्ड एडवाइस देना कंप्लायंस के अगेंस्ट है। इसलिए इस तरह के स्पेसिफिक फंड रिकमेंडेशंस आपके लिए, आपके एज, अर्निंग गोल्स के हिसाब से कौन सा फंड, ये हम बिना आपको ऑनबोर्ड किए नहीं कर सकते हैं हमारे साथ, और इसलिए उन क्वेरीज का हम आंसर नहीं कर पाए हैं। दूसरा, कई बार कई क्वेरीज ऐसी आई हैं जहां स्पेसिफिक फंड के बारे में पूछा गया है कि ये फंड कैसा है, वो फंड कैसा है। अब एक एक फंड के बारे में एनालिसिस करना और उन सारे सवालों को इकट्ठा करके हर फंड का रिव्यू करना वीडियो में पॉसिबल नहीं था, तो किसी एक फंड का रिव्यू मैंने इस वीडियो में करने से अवॉइड किया है। ज्यादातर सवाल ऐसे लेने की कोशिश की है जिससे एक आंसर से बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन मिल सके। तो चलो अब अपन शुरू करते हैं। पहला सवाल कि आप हर साल म्यूचुअल फंड की लिस्ट लाते हो, ऐसे में अगर हमने 3 साल पहले कोई म्यूचुअल फंड आपकी लिस्ट से देख के उसमें इन्वेस्ट किया था और इस साल वो फंड उस लिस्ट में नहीं है, तो वो फंड से निकल जाना है और नए फंड में शिफ्ट होना है या वो फंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखो, पिछले 2-3 साल से हमने ये ध्यान रखा है कि जितना हो सके हम कंसिस्टेंट भी रहें। बहुत ज्यादा चर्निंग करना हमने अवॉइड किया है। जैसे इस साल तो लगभग हमने वही की वही लिस्ट रखी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कंसिस्टेंट रहना है, बल्कि मेरिट में भी वो फंड्स स्टैंड करते थे। 3 साल पहले तक ना इस इंडस्ट्री में चेंजेस बहुत आ रहे थे, रेगुलेशन चेंज हो रहा था, रिक्लासिफिकेशन हो रहा था, तो चेंजेस करना मजबूरी हो गया था। पिछले 2 सालों से कोई ऐसी खास जरूरत पड़ी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी उसके पहले के फंड्स हैं तो आप सिर्फ इसलिए उसको बेच मत दीजिए कि इस साल वो लिस्ट में नहीं है। देखो, हर साल जब लिस्ट आती है ना, तो वी ट्राई टू बैलेंस बिटवीन ओल्ड इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो न्यू इन्वेस्टर्स। हमको बैलेंस रखना होता है कि कई सालों से हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बताएं, और जो इस साल इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है उसके लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो एक बैलेंस रखना होता है हर साल की लिस्ट लाते समय। अगर कोई फंड हमको स्पेसिफिकली बहुत बुरा लगेगा तो आई विल कम ऑन यूट्यूब एंड आई विल टेल यू कि ये फंड बहुत बहुत बुरा है। लेकिन अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप अपने फंड्स में मोस्ट केसेस में बने रह सकते हैं। हाँ, अगर वो कैटेगरी ही हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जैसे इस साल कोई मिड कैप फंड नहीं था, वो कैटेगरी ही हमें पसंद नहीं है, तो फिर उस कैटेगरी का कोई फंड हमको पसंद नहीं है, तो आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना है। लेकिन इस साल मैंने कई बार वीडियोस में कहा भी है कि हमारी चॉइस से एकदम मिलता जुलता फंड, एक दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का फंड भी था, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए हमने इसी फंड्स के साथ जाना कंटिन्यू किया। लमसम और SIP, देखो ऐसे बढ़े हुए मार्केट में, व्हेन मार्केट इज एट एन ऑल टाइम हाई, हर रोज नई ऊंचाइयां वो ला रहा है। अब ये आज की बात है ना, ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूं 15 दिसंबर के आसपास, तो मैं आज की बात कर रहा हूं। मार्केट रफली अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऐसे में बहुत सारा पैसा मैं लमसम डाल दूं, मुझे डर लगेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो करंट सिनारियो में आई वुड से स्टिक टू SIPs। मार्केट हमको टाइम नहीं करना है, इसलिए हमको पैसा निकाल लेना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक सिनारियो में अगर आप रिटायरमेंट के नजदीक हो या रिटायर्ड आदमी हो और आपका पैसा फ्यूचर में कैश फ्लो आपको नया नहीं आने वाला है, तो आपके पास एवरेज करने के लिए नया पैसा नहीं आने वाला है, आपकी जो कमाई है वो आपने लगा के रखी है, ऐसे केस में इस हाई मार्केट में आप थोड़ा बहुत निकल भी सकते हो। लेकिन अगर आप यंग हो, जिंदगी भर भी अपने पैसा कमाना है, तो मार्केट से निकलो मत। मार्केट गिर भी गया, आपके पास फ्रेश कैश आएगा, लोअर लेवल्स पे लगा देना, एवरेज हो जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप निकाल सकते हो। एक और सवाल था कि हम हाई एक्सपेंस रेशो से फंड्स को एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रिटर्न्स होते हैं वो तो फी को एडजस्ट करके होते हैं, फी माइनस करके रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर कोई फंड ज्यादा फी ले रहा है लेकिन उससे भी ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसलिए है
कि इस साल तो उसने अपनी हाई फी जस्टिफाई की, लेकिन अगर कोई फंड की फीस 2% है तो वो फंड एक इंडेक्स फंड के मुकाबले हर साल -2% से शुरू करता है, क्योंकि आपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया होता, वो 10 पैसा 20 पैसा लेता। आपने इस एक्टिव फंड में पैसा लगाया जो 2% फीस चार्ज करता है, आपके 100 रुपए आज 98 रुपए हो गए, 98 वो आज हो गए। अब 98 रुपीज से उस फंड को आउट परफॉर्म करना है उस इंडेक्स फंड को जिसमें आपके 100 रुपए लगे हैं, मुश्किल हो जाती है। कई बार होगा, कई बार नहीं होगा, लेकिन हाई फी वाला फंड हमेशा एक डिसएडवांटेज में है, इसलिए हम उसको एलिमिनेट करते हैं। एक और सवाल कि फंड चेंज होने से तो कंपाउंडिंग अफेक्ट हो जाएगी, तो हम फंड को कभी चेंज नहीं करेंगे। देखो, फंड चेंज करने से कंपाउंडिंग अफेक्ट नहीं होती, मार्केट से पैसा निकाल लेने से कंपाउंडिंग अफेक्ट होती है। आपने 100 रुपए किसी एक फंड में लगाया, अगले साल वो 120 रुपए हो गए। अब आप उस फंड में रखे रहो 120 रुपए, या वो 120 रुपए निकाल के आप किसी और फंड में डालो, आपकी कंपाउंडिंग कंटिन्यू रहेगी। कंपाउंडिंग पैसे पे होती है, फंड पे नहीं। तो आपका पैसा अच्छे फंड में लगा रहना चाहिए और कंपाउंडिंग होती रहेगी। हमको फर्क इसलिए दिखता है कि अगर आप पहले फंड से 100 का 120 हुआ और निकाल लोगे और दूसरे फंड में डालोगे, तो पहले फंड में जब आपने 100 रुपए डाले थे तो आपको 20% प्रॉफिट दिख रहा था, उसको निकाला, दूसरे फंड में डाला, तो अब आपका कैपिटल 120 हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस 120 रुपए पे दिखेगा। इसलिए हमको लगता है कि हमारे रिटर्न 0 हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कंपाउंडिंग फंड में, मार्केट में पैसा लगा के रखने से होती है। एक ही फंड से कंपाउंडिंग होगी, उसको शिफ्ट कर दोगे तो कंपाउंडिंग रुक जाएगी, ये गलत। एक इंटरेस्टिंग सवाल था, अगर हमको 5 साल बाद पैसों की जरूरत है, मार्केट आज तो अच्छा कर रहा है लेकिन तब मार्केट गिर गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो फंस गया। उस समय मार्केट कैसा रहेगा और तब मेरे को जरूरत हुई तो देखो, जो पैसों की जरूरत आपको 2 साल 3 साल में है, उसको आप धीरे धीरे शिफ्ट करने लगो एफडीज की तरफ। जो पैसे की जरूरत आपको 5 साल 10 साल बाद है, उसको रहने दो मार्केट में, क्योंकि 5 साल 10 साल बाद मार्केट का लेवल भी बहुत ऊंचा होगा, वहां से 10-20% का करेक्शन होगा भी ना, तो भी आज के लेवल से आपकी कंपाउंडिंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यार, आपने कोई फंड 100 की एनएवी में लगाया, वो 20 साल बाद मान लेते हैं 500 की एनएवी पे है। अब वो 500 की एनएवी से तब अगर 10% करेक्शन आ गया और 450 भी हो गई, आपके ओवरऑल रिटर्न जो 5 गुना थे वो 4.5 गुना हो गए। बहुत ज्यादा आपके कैपिटल पे फर्क पड़ गया, प्रॉफिट पे बहुत फर्क पड़ गया। ऐसा होने वाला नहीं है, इसलिए ज्यादा चिंता दूर के रिटर्न्स की आपको नहीं करना है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल था कि व्हाई सेफ्टी इज द फोकस जब हम लार्ज कैप फंड्स लेते हैं, हायर रिटर्न्स पे फोकस क्यों नहीं है? लार्ज कैप वाले इन्वेस्टर्स को भी तो हाई रिटर्न चाहिए ना, तो हम उस अच्छे परफॉर्मेंस को वैल्यू क्यों नहीं दे रहे? देखो, ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली लार्ज कैप जो कैटेगरी है वो क्रिएट की गई है कि इक्विटी में जो थोड़ा सेफ्टी ढूंढ रहा है उसके लिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ढूंढ रहा है, जो हाईएस्ट रिटर्न्स देख रहा है, उसके लिए तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, सेक्टर फंड्स है, हम नहीं कहते लेकिन कैटेगरीज है ना। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है, या हम ये अज्यूम करती है हमारी टीम, कि जो लार्ज कैप में पैसा डाल रहा है वो उस पैसे पे सेफ्टी को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। परफॉर्मेंस की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें 100 ही कंपनियां हैं, हर फंड 30-40 कंपनी को लेता है, तो उसमें परफॉर्मेंस लाना बहुत मुश्किल भी है। तो एक तो सेफ्टी प्रायोरिटी है और परफॉर्मेंस लाना बहुत मुश्किल भी है, इसीलिए वी प्रेफर कि छोड़ो इस दौड़ को, आप तो एवरेज मार्केट रिटर्न्स लो, इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ। एक रिक्वेस्ट आ रही है कि कौन से फंड में कितना पैसा डालना है, परसेंटेज, उसका एलोकेशन भी बताओ। अगेन, ये एक प्रॉब्लम है जो आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग किए बिना, ये हर यूजर के लिए अलग होती है, तो रिस्क प्रोफाइलिंग किए बिना ये करना मुश्किल है। लेकिन ये किया कैसे जाता है? खुद के लिए आप DIY एसेट एलोकेशन कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन से फंड में मुझे कितना पैसा डालना चाहिए, इस पे मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो जरूर बना दूंगा। कितने फंड्स होने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 5। इसके बीच में आपको जो कंफर्टेबल लगे। 3-4 फंड्स एक आइडियल पोर्टफोलियो होता है, तो 3 फंड या 4 फंड काफी हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स नीड्स हैं, 5 हो सकता है। बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप 2 फंड्स को लेके, तो 2 भी हो सकता है, लेकिन 3-4 फंड एक ठीक ठाक है। मैंने ऐसे भी पोर्टफोलियोज देखे हैं जहां 50-60 म्यूचुअल फंड्स थे, उन्होंने पूरा मार्केट 2-4 बार खरीद लिया था। तो वो ऐसा था कि मैंने पूरा मार्केट खरीद लिया है, मार्केट में जितने शेयर है सब खरीद लिए हैं, और प्लस मैं 2% की फीस भी दे रहा हूं, तो मेरे रिटर्न्स होने वाले हैं मार्केट -2%। तो वैसा मत करिए, 5 फंड के ऊपर मोस्ट केसेस में जरूरत होने वाली है नहीं। एक सवाल है कि इफ द मार्केट क्रैशेस बाय 10%, क्या लमसम फिर इन्वेस्ट करना बेटर हो जाएगा? अब देखो, आज से बेटर हो जाएगा। मार्केट जितना सस्ता हो, लमसम पैसा डालना उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता जाता है। लेकिन अगर बहुत जरूरी नहीं है और आप उसको स्प्रेड आउट कर सकते हो,
तो इन मोस्ट केसेस में SIP ही करना चाहिए। बल्कि अगर लमसम पैसा मिल भी रहा है तो 1 महीने में ना डाल के उसको FD करवाइए या लिक्विड फंड में रखिए और हर महीने उसको 6 महीनों में डिवाइड करके 8 महीनों में डिवाइड करके उसको SIP के जरिए डालिए। मोस्ट केसेस में वही ज्यादा सेंसिबल होता है। तो उम्मीद करता हूं आपके ज्यादातर कॉमन क्वेरीज आंसर हो पाई होंगी। और अब फिनोलॉजी 30 की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है, जहां हमारी टीम दिन रात मेहनत करके आपके लिए 30 स्टॉक्स की लिस्ट शॉर्टलिस्ट करने लगी है। अगले महीने फिनोलॉजी 30 लॉन्च होने वाला है। डिस्काउंटेड प्राइस का ऑफर आपको मिल सके, इसके लिए आप प्री रजिस्टर कर सकते हो। फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।